गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। आज हमारा ये पार्ट 6 वीडियो है। 5 है इस चैप्टर का, 5 या 6 होगा। 5 पहले था, 6 है, ये पार्ट 6 है। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं पित्त के निम्नलिखित दो कार्य। इससे पहले 5 वीडियो बनाए हैं, उन 5 वीडियो को देख लीजिएगा ताकि कोई भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो, सभी अच्छी तरह से सभी चीज़ की जानकारी हो जाए। जय पराक्रम और पोषण चैप्टर से ये पार्ट 6 वीडियो है और इस चैप्टर का ये अंतिम वीडियो है, समझ गए। तो सभी बच्चे अच्छे से देखना, सब पार्ट को देख लेना ताकि कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो कि छूट जाए, ताकि एग्ज़ाम में तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, समझ गए। और कॉपी कलम निकालिए, फटाफट लिखिए, चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी देख सके। हम लोग जो इतना मेहनत कर रहे हैं आप ही लोग की लाइक और सब्सक्राइब के लिए, समझ गए। तो इतना मेहनत जो कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ फल मिलना चाहिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। तो चलिए शुरू करते हैं। पित्त के निम्नलिखित दो प्रमुख कार्य हैं। पित्त के निम्नलिखित दो प्रमुख कार्य है। पित्त अग्नाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम की अम्लता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है। पित्त क्या करता है? आमाशय ग्रहणी से आए अम्लीय को, पित्त क्या करता है कि ग्रहणी भाग से जो आमाशय की ग्रहणी भाग से जो अम्लीय पदार्थ आता है, द्रव आता है, उसको कायम करता है और उसको नष्ट करके क्षारीय बना देता है। कायम करता है यानी उसको पकड़ता है, फिर उसको नष्ट कर देता है और उसको क्या बना देता है? क्षारीय, अम्ल को क्षार बना देता है ताकि अग्नाशय रस के एंजाइम उस पर क्रिया कर सके, ताकि अग्नाशय रस का एंजाइम उस पर क्या कर सके? क्रिया कर सके, इसलिए उसको अम्लीयता को नष्ट कर देता है। पित्त के लवणों की सहायता से भोजन के वसा विखंडन तथा पाश्चीकरण होता है। पित्त के लवणों की सहायता से भोजन के वसा में क्या होता है? विखंडन होता है और उसका पाश्चीकरण होता है ताकि वसा को तोड़ने वाले एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके। उस पर क्या कर सके? आसानी से क्रिया कर सके। कौन सी क्रिया कर सके? पचाने का क्रिया कर सके। पित्त के लवणों की सहायता से भोजन के वसा विखंडन तथा पाश्चीकरण होता है ताकि वसा को तोड़ने में एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके। अग्नाशय आमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी के घेरे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है जो अग्नाशय ग्रंथि कहलाती है या अग्नाशय कहलाती है। पूछेगा अग्नाशय किसे कहते हैं, किसको कहते हैं, उसके बारे में लिखना हो तो आमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी के घेरे यानी ग्रहणी को जो भाग घेरा हुआ है, पीले रंग की एक ग्रंथि होती है। ग्रहणी के घेरे हुए पीले रंग की एक ग्रंथि होती है, उसी ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं? अग्नाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्नाशय। अग्नाशय में उनके अनेक पतली पतली नालिकाएं होती है जो आपस में जुड़कर एक बड़ी अग्नाशय वाहिनी बनाती है। अग्नाशय में क्या होता है? अनेक छोटी छोटी नालिकाएं होती है और वो क्या करते हैं? यानी कि पतला पतला नालिका होता है, सब मिलकर एक आपस में जुड़ जाता है और एक बड़ा नालिका बनाते हैं, उसी को अग्नाशय वाहिनी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? अग्नाशय वाहिनी। आगे है कि अग्नाशय वाहिनी तथा मूल पित्त वाहिनी मिलकर एक बड़ी नालिका बनाते हैं, फिर यह नालिका एक छिद्र द्वारा ग्रहणी में खुलती है। अग्नाशय नालिका जो है और मूल पित्त वाहिनी नालिका, ये दोनों मिलकर एक बड़ी नालिका का निर्माण करती है और फिर यह नालिका एक छिद्र के द्वारा कहाँ खुलती है? ग्रहणी में। ग्रहणी कहाँ है? तो छोटी आंत की पहला भाग है, छोटी आंत की पहला भाग है। अग्नाशय रस में ट्रिप्सन, एमाइलेस, न्यूक्लियस नामक एंजाइम पाए जाते हैं। अग्नाशय में कौन कौन से रस पाए जाते हैं? अग्नाशय रस में यानी पूछेगा अग्नाशय रस में कौन कौन आते हैं? तो ट्रिप्सन आता है, इमाइलेस आता है, न्यूक्लियस नामक एंजाइम, ये सब पाए जाते हैं, समझ गया। आंत ग्रंथियां किसको कहते हैं? आंत की ग्रंथियां किसको कहते हैं? छोटी आंत की दीवार में कई ग्रंथियां होती है, इनका स्राव आंत रस या सक्कस या एंटेरिकस कहलाता है। क्या कहलाता है? ये सब कहलाता है। आंत ग्रंथियां में छोटी आंत की दीवार जो है उसमें कई ग्रंथियां होती है, इनका स्राव आंत रस यानी जो स्राव होता है, निकलता है, तो वो आंत रस या सक्कस या एंटेरिकस ये सब कहलाता है, समझ गया। आगे दिया है कि आंत रस के एंजाइम तथा भोजन के विभिन्न अवयव पर उनकी क्रिया
क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। आंत रस के एंजाइम तथा भोजन के विभिन्न अवयवों पर उनकी क्रिया संपन्न होती है। उनकी क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। पेप्टाइटेस और प्रोटोन, पेप्टोन, पेप्टाइटेस और पेप्टोन, ये दोनों मिलकर एमिनो अम्ल बनाता है। दोनों मिलकर क्या बनाता है, एमिनो अम्ल। लाइपेस बची हुई इमाइलेकृत वसा, लाइपेस और बची हुई इमाइलीकृत वसा, ये दोनों मिलकर वसा अम्ल और ग्लिसरॉल का निर्माण करता है। इस प्रकार जो है पाचन की क्रिया संपन्न होती है। इस प्रकार क्या होता है, पाचन की क्रिया, इस प्रकार छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण रूप से संपन्न होती है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, इस पॉइंट सबको, हर पॉइंट को लिख लेना। बायोलॉजी जिस चैप्टर में ये दिया है, जैव प्रक्रम और पोषण, उसके अंतिम चैप्टर में एक पेज होगा, उस पेज में घेरा हुआ भाग होगा, उस भाग में ये सब लिखा, जितने भी लिखा हुआ है तो सब कुछ मिल जाएगा, वहाँ से भी लिख सकते हो। जो समझाना था मैं समझा दिया हूँ, अब इनको मिटा के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो समझ गया, इस प्रकार छोटी आंत में संपूर्ण रूप से पाचन की क्रिया होती है। आगे, जिससे भोजन की जटिल अघुलनशील अणु सरल घुलनशील अणुओं में बदल जाते हैं। जिससे क्या होता है, जटिल, किससे क्या होता है, जिससे भोजन के जटिल अघुलनशील अणु सरल घुलनशील अणुओं में बदल जाते हैं। इस अवस्था में कायम और भी तरल हो जाता है। इस अवस्था में कायम क्या होता है, और तरल हो जाता है, तथा अब यह चाइल कहलाता है। जब कायम और तरल हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, चाइल कहते हैं। चाइल के पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के विलाई के द्वारा होता है। चाइल में जो पचा हुआ भोजन होता है उसका अवशोषण कौन करता है, इलियम के विलाई के द्वारा। इलियम के विलाई के द्वारा अवशोषण होता है। अवशोषण के उपरांत सरल भोजन विलाई में स्थित रुधिर कोशिकाओं के रुधिर में मिल जाते हैं। अवशोषण के उपरांत जब अवशोषण हो जाता है उसके बाद जो है भोजन विलाई स्थिर रुधिर कोशिका में रुधिर में मिल जाते हैं तथा रुधिर का संचार के द्वारा विभिन्न भागों में वितरित हो जाते हैं। समझ गया, जब मान के चलो अवशोषण हो जाता तो उसका जो रस, जैसे हमारे शरीर में ब्लड बनता है तो वो क्या होता है, रुधिर कोशिका जो होता है उससे हर जगह बट जाता है, उससे क्या होता है, हर जगह बट जाता है। अंतिम रूप से भोजन का पाचन कहाँ होता है, क्वेश्चन अगर पूछे तो क्या लिखना है, इलियम के विलाई में। इलियम के विलाई में जो है अंतिम रूप से भोजन का पाचन होता है। बड़ी आंत, बड़ी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी और में खुलती है। बड़ी आंत में खुलती है। बड़ी आंत दो भागों में बांटे हुए हैं। बड़ी आंत जो है आहार नाल के अगले भाग में खुलती है और बड़ी आंत दो भागों में बटे हुए हैं। बड़ी आंत के पहला भाग का नाम क्या है, कोलन, और दूसरा है रेक्टम, उसी को मलाशय भी कहते हैं। पहला भाग कोलन और दूसरा रेक्टम या मलाशय। समझ गया। तो पचने के बाद भोजन पेट में कहाँ होता है, मान के चलो भोजन जो हम लोग करते हैं पचने के बाद पेट में कहाँ जमा होता है। अगर जमा की बात किया जाए तो रेक्टम में, मलाशय में जमा होता है। ये भाग कोलन तथा मलाशय का रेक्टम कहलाते हैं। जहाँ पे भोजन पच के जमा होता है कहाँ होता है, रेक्टम में या मलाशय में। और ये दोनों कोलन और मलाशय जो भाग है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टम। क्या कहते हैं उसको, रेक्टम कहते हैं। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है जो सिक्कम कहलाती है। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक नली होता है, उस नली को हम लोग क्या कहते हैं, सिक्कम नली। क्या कहते हैं, सिक्कम नली कहते हैं। समझ गया, किसी को कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ जाए। एक क्वेश्चन आ रहा है कि वह कौन सी नली है जो छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर मिलते हैं या जुड़ने से बनते हैं, जल्दी बताओ। छोटी आंत और बड़ी आंत के जुड़ने से, छोटी आंत की नली और बड़ी आंत की नली दोनों को जुड़ने से कौन सी नली बनती है, तो सिक्कम नली। कौन सी नली, सिक्कम नली। चलो आगे बढ़ जाए, इनको मिटा देते हैं, कुछ पॉइंट बचा उनको भी हम ले लेते हैं। सभी बच्चे इनको लिख लेगा, समझ गए, ताकि कभी भी उसको उल्टा के पढ़ना है बस समझ में आ जाएगा।
लेकिन रिवाइजिंग हमेशा करते रहना, कुछ ना कुछ करते रहना। ऐसा नहीं कि पढ़ा दिए उसके बाद तभी समझ लिए, बाद में उसको पढ़ना बंद कर दोगे तो क्या होगा, वो अच्छे से याद नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करते रहना ताकि वो समझ में से बाहर ना आए, समझ में आ जाए, ताकि वो भूले ना। प्रैक्टिस करना छोड़ देगा, भूल जाएगा, समझ गया, मिटा दे, आगे बढ़ जाए। चलो आगे देखो। सिक्कम के शीर्ष पर एक उंगली जैसी रचना होती है जिसका सिरा बंद होता है। सिक्कम जो होता है ना, उसके सिर पर क्या होता है, एक उंगली जैसे, जैसे उंगली है उस तरह का रचना होता है, और वह क्या होता है, बंद होता है, उसका सिरा जो है बंद रहता है। यह रचना अपेंडिक्स कहलाती है। यह रचना क्या कहलाती है, अपेंडिक्स। यानी कि सिक्कम के शीर्ष पर, सिक्कम जो है उसके शीर्ष पर इस प्रकार की रचना होती है, इस प्रकार उंगली जैसी रचना होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। उसका सिरा बंद होता है, चारों तरफ से वो क्या होता है, बंद होता है, सिरा खुला नहीं होता है। अगर खुल गया तो शरीर को नुकसान कर देगा। मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं है, वह एक अवशेषी अंग है। मनुष्य का जो आहार नाल है उसमें अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं है, वो अवशेषी अंग है। उस अंग को काट कर फेंक भी दिया जाए तो मनुष्य को कुछ नहीं होगा, समझ गया। वो क्या है, अवशेषी अंग है। अगर मान के चलो पूछेगा किसके शीर्ष पर उंगली जैसी रचना होती है, ऑब्जेक्टिव अगर पूछ दे कि किसके सिर पर उंगली जैसी रचना होती है, तो क्या लिखेगा, अपेंडिक्स, सिक्कम के शीर्ष पर। सिक्कम के शीर्ष पर उंगली जैसी रचना होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहती है। हमारे शरीर में वह कौन सा अंग है जिसको काट कर फेंक देने पर भी हमारे शरीर को कुछ नहीं होगा, बताओ। हाथ भी काट के फेंक देगा तो कुछ नहीं होगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना। लेकिन हाथ नहीं रहेगा तो बेकार है, कोई सारा जितना काम होता है वो सब दिक्कत है। लेकिन वैसा एक अंग है जिसको काट कर फेंक भी देगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो है अपेंडिक्स। वो है अपेंडिक्स। वो क्या है, वो खतरा का ही। जब तक वो छोटा है तब तक ठीक है, जैसे ही बड़ा हो गया तो उसको निकाल कर फेंकना ज़रूरी पड़ जाता है, काटना फेंकना। इसीलिए चीर फाड़ के द्वारा ऑपरेशन पहले ही उसको किया जाता है। अपेंडिक्स जैसे ही बड़ा होगा तो दर्द करेगा और वो दिक्कत हो करेगा, इसीलिए उसको काट के निकाल देते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अवशेषी अंग है, ऐसे भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में कौन एक अवशेषी अंग है, तो कौन सा अवशेषी अंग है, अपेंडिक्स। 3 क्वेश्चन यहाँ बन रहा है कि मनुष्य के शरीर में ऐसा कौन सा अंग जिसे निकाल देने पर कुछ नहीं होता है, अपेंडिक्स। अवशेषी अंग कौन सा है शरीर में, तो अपेंडिक्स। सिक्कम के शीर्ष पर एक उंगली जैसी रचना होती है, उसको क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। यहाँ 3 क्वेश्चन बनता है, समझ गया। अब चलते हैं कोलन। कोलन 3 भागों में विभक्त होता है। कोलन जो होता है वो 3 भाग में बंटता है। कोलन और मलाशय रेक्टम का भाग है, उसी को हम लोग रेक्टम कहते हैं। तो कोलन 3 भाग में होता है। ऊपर क्या, ऊपरीगामी दूसरा है अनुप्रस्थ कोलन, ऊपरीगामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन और अधोगामी कोलन, ये 3 होते हैं, समझ गया। अधोगामी कोलन रेक्टम में खुलता है, जो अंत में मलद्वार के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। अधोगामी कोलन जो है कोलन, वो रेक्टम में खुलता है और रेक्टम के बाद मलद्वार के रास्ते से बाहर खुलता है, मलद्वार के रास्ते से बाहर खुलता है। अपचा भोजन इलियम से कोलन में होते हुए रेक्टम में पहुंच जाता है। अपचा यानी कुछ हम खाते हैं और वो पचता नहीं है, तो वो कोलन से होकर रेक्टम में चला जाता है और वहाँ पे जमा हो जाता है। बड़ी आंत के इन भागों में अपचे भोजन का अतिरिक्त जल की भी अवशोषित हो जाता है। रेक्टम जो है बड़ी आंत का एक भाग है और उसमें अपचा भोजन के साथ साथ जल का भी अवशोषण होता है। तो कभी भी देखोगे कि कोई व्यक्ति अगर मान लो बाथरूम जाता है तो उसके मलद्वार के साथ साथ जो है ना, मल के साथ साथ पानी भी निकलता है, तो वही है जो कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है। अंत में अपचा भोजन मल के रूप में अस्थायी तौर पर रेक्टम में संचित रहता है। अंत में क्या होता है, बड़ी आंत से निकलने के बाद जो अपचा भोजन होता है अंत में रेक्टम में जमा होता है और समय समय पर वो बाहर निकलता है। अब जैसे मान के चलो समय ऐसा आया किसी को बाथरूम लगा तभी ना मल बाहर निकलेगा, अगर लगा नहीं तो निकलेगा नहीं। तो समय समय पर वो शरीर के बाहर निकलता है, जहाँ से ये समय समय पर बाहर निकल जाता है। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगला चैप्टर का नाम है शोषण। इसमें कुल चैप्टर देखा जाए तो बायोलॉजी में 8 चैप्टर है
और 8 में 6 चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, समझ गया। कुछ ऐसे भी चैप्टर है जो तुम एसएसटी में पढ़ सकते हो, सोशल साइंस में आ जाता है, समझ गया, तो उसमें भी पढ़ लोगे तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 चैप्टर ऐसे हैं, तो मेन रूप से कम 6 और 5 चैप्टर, 6 चैप्टर को पढ़ना ज़रूरी है। 2 चैप्टर दूसरे भी थोड़ा बहुत उसमें भी बता दिया जाएगा, क्योंकि उसमें जो है ना, मान के चलो अब जैसे कुछ ऐसे चैप्टर है जो एसएसटी में भी वही बात है, उसमें भी वही, तो उनको हम वहाँ से भी नहीं पढ़ेंगे, वहाँ भी पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है। और दिशा मैथमेटिक्स में जो है जो सवाल बनाए गए हैं, गणित की बात करें तो गणित के संपूर्ण सवाल है, संपूर्ण यानी कि 15 जो अध्याय है, 15 अध्याय का वीडियो बनाया हुआ है। और साइंस में बात करें, साइंस में तो साइंस में फिजिक्स में 3 चैप्टर का, और केमिस्ट्री में भी है 3 चैप्टर, और बायोलॉजी का ये फर्स्ट चैप्टर था, समझ गए। तब बायोलॉजी में 7 चैप्टर बचा है। फिजिक्स की बात करें तो इसमें 5 चैप्टर, और केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें भी 4-5 चैप्टर, ये दोनों में फिजिक्स और केमिस्ट्री में 4-5 चैप्टर बचा हुआ है, और इसमें 7 चैप्टर बचा हुआ है। गणित पूर्ण रूप से हो गया। हिंदी भी चल रहा है, कुछ दिन के बाद जो है यूट्यूब पे हम हिंदी भी लेंगे, संस्कृत भी लेंगे। तो आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।